So in today's class we start with order 9 appearance of parties and consequences of non appearance. अब अगर कोई पार्टी अपीयर हो जाती है तब तो केस कंटिन्यू होता है, पर अगर तो चार चीज़ें हो सकती है। यहाँ समझते हैं। अगर कोई पार्टी अपीयर हो जाती है तो केस कंटिन्यू हो जाएगा, सूट जो है वो कंटिन्यूड रहेगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि प्लेंटिफ अपीयर हुआ है और डिफेंडेंट नहीं हुआ है, या ऐसा हो सकता है कि प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ है और डिफेंडेंट हो गया है। तो इस केस में क्या होगा कि प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ है, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो सूट है वो डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर प्लेंटिफ को ही नहीं पड़ी है तो फिर कोर्ट क्या करेगा इसमें। अब ऐसा भी हो सकता है कि डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो गया हो, कितने सम्मन भेज लिए, डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ हो, तो इस केस में क्या होगा, कोर्ट एक्स पार्टे डिसीजन सुना सकती है। तो एक्स पार्टे डिसीजन सुना सकती है। इनकी कंडीशंस अपन बाद में समझेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि बोथ द पार्टीज नॉट अपीयर्ड। बोथ पार्टीज नॉट अपीयर्ड, तो इस केस में क्या होगा, या तो कोर्ट केस डिसमिस कर देगी, तो इसमें भी डिसमिसल होगा केस का। अब कोर्ट इसमें डिसमिस अगर करेगी, अगर दोनों ही पार्टीज प्रेजेंट नहीं हुई तो कोर्ट डिसमिस कर देगी केस। तो क्या इसमें न्यू सूट फाइल कर सकते हैं क्या, तो हाँ, इस केस में न्यू सूट फाइल कर सकते हैं। बट अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ तो प्लेंटिफ उसके बाद कोई रीज़न देके कि मैं सॉरी मैं यहाँ अटक गया था और ये वो, कोई भी रीज़न देके सूट वापस न्यू सूट फाइल नहीं कर सकता है। वो सिर्फ उसी केस में अलाउड है जब दोनों पार्टीज अपीयर नहीं हुई। नो न्यू सूट कैन बी फाइल्ड व्हेन ओनली प्लेंटिफ डजंट अपीयर। बट प्लेंटिफ क्या करवा सकता है, जो ऑर्डर दिया ना, जो डिक्री दी है कोर्ट ने, उसको सेट असाइड करा सकता है। तो कोर्ट बस उसके लिए इतना कर सकती है कि डिक्री को सेट असाइड कर दे, वापस हियरिंग करा ले, पर वो न्यू सूट फाइल नहीं कर सकता कोर्ट में। न्यू सूट कब फाइल होगा, जब बोथ ही पार्टीज डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ दोनों ही प्रेजेंट नहीं हो, तब न्यू सूट फाइल हो सकता है। तो ये थे बेसिक्स। अब ऑर्डर 9 रूल 1 क्या बोलता है, पार्टीज टू अपीयर ऑन अ फिक्स डेट इन समन फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। अब जो समन डिफेंडेंट के पास जाएगा ना, उसमें डेट ऑफ अपीयरेंस लिखी रहती है। उस डेट ऑफ अपीयरेंस पे दोनों पार्टीज़ का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, या तो वो खुद प्रेजेंट हो जाएं या उनके रिस्पेक्टिव प्लीडर्स जो हैं वो प्रेजेंट हो जाएं। उसके बाद हियरिंग होगी। अगर सूट कोर्ट ने एडजॉर्न कर दिया हो तो फिर एडजॉर्न डेट पे वापस उन लोगों को प्रेजेंट होना होगा, तो उस डेट पे हियरिंग होगी। अब डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिव्स फेलियर टू पे। अगर समन सर्व नहीं हुए, प्लेंटिव को क्या करना पड़ता है, जो समन सर्व होते हैं ना, उसकी कॉस्ट प्लेंटिव को उठानी पड़ती है। जो भी पोस्टल सर्विसेज की कॉस्ट हैं और जो भी मतलब डुप्लीकेट कॉपीज़ वगैरह, ये सब प्लेंटिव को देना पड़ता है। ये हमने ऑलरेडी प्लेंट में देख लिया था ऑर्डर 7 में। अब अगर ये प्लेंटिव कॉस्ट पे नहीं करता है समन की, वेयर ऑन द डे सो फिक्स इट इज़ फाउंड दैट द समन हैज़ नॉट बीन सर्व्ड, समन सर्व ही नहीं किए गए हैं डिफेंडेंट को, तो वो अपीयर कैसे होगा, अपीयर तो हो नहीं पाएगा वो, अगर समन सर्व ही नहीं किए जाएंगे उसको कैसे पता उसके अगेंस्ट केस करा हुआ है प्लेंटिफ ने। और गलती किसकी है, प्लेंटिफ की है। क्यों, प्लेंटिफ ने पैसे ही नहीं दिए,
पोस्टल चार्जेस के। उसने ना तो कोर्ट फीस दी ना पोस्टल चार्जेस के पैसे दिए, जिसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, समन सर्व ही नहीं हो पाए। या फिर उसने डुप्लीकेट जो प्लेंट की कॉपीज़ होती है ना, जो अटैच होती हैं समन के साथ डुप्लीकेट पेंट की कॉपी अटैच करनी पड़ती है, तो उसने डुप्लीकेट कॉपीज़ ही सबमिट नहीं करी, जो हमने देखा था रूल 9 ऑर्डर 7 में। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर दैट द सूट इज डिसमिस्ड, कोर्ट सूट को डिसमिस कर देगा। ठीक है, अब डिसमिसल कब नहीं होगा, अगर डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है तो ऑब्वियसली डिसमिसल क्यों करवाएंगे। रूल 3 क्या बोलता है, व्हेन नीदर पार्टी अपीयर्स सूट टू बी डिसमिस्ड, अगर दोनों ही पार्टी अपीयर नहीं हुई हैं, ना तो प्लेंटिफ ना डिफेंडेंट फॉर द हियरिंग, तो कोर्ट क्या कर देगा, सूट को डिसमिस कर देगा। रूल 4 क्या बोलता है, प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट और कोर्ट में रिस्टोर सूट टू फाइल, जब रूल 3 में या रूल 2 या 3 में कोर्ट जब सूट को डिसमिस कर देती है विद इन अ लिमिटेड टाइम, जो लिमिटेशन एक्ट के थ्रू जो भी टाइम डिफाइंड है उसके लिए मेंशन्ड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर सकती है उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पीरियड में, और उस डिसमिसल को क्या करा सकता है, सेट असाइड करा सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि सफिशिएंट कॉज है उसका नॉन अपीयरेंस का, कि कुछ ऐसा हो गया था कि वो अपीयर नहीं हो पाया, तो कोर्ट सेट असाइड कर देगा डिसमिसल को और नई डेट देगा, जो भी न्यू डेट देगा फॉर द अपीयरेंस। तो रूल 2 और रूल 3 के लिए ही है ये। रूल 2 और 3 में ही फ्रेश सूट ला सकता है प्लेंटिफ। तो रूल 3 तो ये है कि अगर दोनों पार्टीज नहीं प्रेजेंट हुई तो न्यू सूट आ सकता है ना। और रूल 2 क्या बोलता है कि प्लेंटिफ ने कॉपीज़ नहीं दी थी, डुप्लीकेट कॉपीज़ नहीं दी थी या पोस्टल चार्जेस नहीं दिए थे समन सर्व होने के लिए, तो उस केस में भी अगर डिसमिस कर दिया गया है तो उस केस में भी न्यू सूट फाइल कर सकता है। तो किस किस न्यू सूट कब फाइल कर सकता है, रूल 2 और रूल 3। रूल 3 क्या बोलता है, रूल 2 क्या बोलता है कि अगर प्लेंटिफ से डिफ़ॉल्ट हुआ है और समन सर्व नहीं हुए हैं, और रूल 3 क्या बोलता है कि बोथ पार्टीज एब्सेंट हैं। ठीक है, अब देखो, अब समन अगर डिफेंडेंट को सर्व नहीं हो पाया है, रूल 5 क्या बोलता है, अगर समन डिफेंडेंट को सर्व नहीं हुआ है, अनसर्व्ड ही रिटर्न हो गया है, तो क्या होगा, तो प्लेंटिफ के पास 7 दिन का टाइम पीरियड होगा। 7 दिन में जब वो रिटर्न हुआ है कोर्ट के पास, जब वो समन, उसके 4 दिन के अंदर अंदर 7 दिन के अंदर अंदर प्लेंटिफ को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द फ्रेश समन, फॉर इशूइंग द फ्रेश समन। वो अप्लाई करने के लिए उसको वापस कॉस्ट देनी पड़ेगी, जो भी पोस्टल सर्विसेज की कॉस्ट है। अगर उसने ऐसा नहीं किया, उसने अगर 7 दिन के अंदर अंदर वापस अप्लाई नहीं किया फ्रेश समन सर्व करने के लिए डिफेंडेंट को, तो क्या करेगा, सूट डिसमिस हो जाएगा। कोर्ट डिसमिस सूट तब नहीं करेगा अगर प्लेंटिफ ये बोल देता है कि सॉरी जज साहब, मेरे से क्या है, मैं बहुत ढूंढा पर मुझे उसका एड्रेस ही नहीं मिला, मुझे डिफेंडेंट का एड्रेस ही नहीं मिला। अब पोस्टल एड्रेस, जो पोस्टल सर्विसेज है उसमें एड्रेस तो लिखना पड़ेगा। प्लेंट में हमने देखा था डिफेंडेंट का भी एड्रेस लिखना रहता है, मेंशन करना रहता है, तो उसको वो प्लेंटिफ को एड्रेस ही नहीं मिला उसका। या फिर डिफेंडेंट ऐसा बोल मतलब प्लेंटिफ ऐसा बोलता है कि जज साहब मैंने तो एड्रेस ढूंढ दिया, मैं तो सही एड्रेस लिख भी दिया,
बट डिफेंडेंट उस एड्रेस पे रह रहा है, बट जानबूझ के अवॉइड कर रहा है वो, कि सर्विस ऑफ समन हो ही ना पाए। वो जो भी पोस्टल सर्विसेज जो देने गया है ऑफिसर, उसको ही मना कर रहा है कि वो घर पे नहीं है, या ऐसा कुछ बहाना मार रहा है, तो तब भी डिसमिस नहीं होगा। इफ़ देर इज़ एनी अदर सफिशिएंट कॉज ऑफ फॉर एक्सटेंडिंग द टाइम, कि टाइम 7 दिन से ज़्यादा कब एक्सटेंड कर सकते हैं, और भी कोई रीज़न से, या तो अगर एड्रेस नहीं मिल रहा है तब एक्सटेंड कर सकता है 7 दिन का टाइम कोर्ट, या फिर अगर समन सर्व होने ही नहीं दे रहा है डिफेंडेंट, अपने आप को अवॉइड कर रहा है, तब हो सकता है। तो कोर्ट ये 7 दिन का टाइम एक्सटेंड कर सकता है। और अगर डिसमिस भी हो गया ना केस, तो इसमें भी फ्रेश सूट ले आया जाएगा। अब रूल 6 क्या बोलता है? प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स। सो प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स, अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो रहा है और सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर हो रहा है, तो क्या होगा? पहले तो ये चेक किया जाएगा कि समन एक्चुअली सर्व हुआ भी है कि नहीं। अगर समन सर्व हो गया है तो कोर्ट ऑर्डर देगी एक्स पार्टे हियरिंग करने का, कि उसके बिना ही हियरिंग होगी, डिफेंडेंट के बिना। और अगर समन सर्व हुआ ही नहीं है तो एक सेकंड समन इशू किया जाएगा उस पर्सन को। अगर समन सर्व हो गया है पर ड्यू टाइम नहीं मिला है, मान लो वो बहुत दूर रहता है और उसको 5-6 दिन बाद समन सर्व हुआ है, और 2-3 दिन बाद लगेंगे उसको आने में कोर्ट की जगह पर, जहाँ कोर्ट सिचुएटेड है, लोकेटेड है, वहाँ पर आने में उसको 2-3 दिन और लगेंगे, और इतने में तो डेट ही निकल जाएगी हियरिंग की। तो ड्यू टाइम नहीं दिया गया है उसको अपीयर होने के लिए, तो फिर हियरिंग होगी ना, वो पोस्टपोन कर दी जाएगी। अगर ड्यू टाइम नहीं दिया गया है उस पर्सन को, डिफेंडेंट को अपीयर होने के लिए, तो कोर्ट क्या करेगा? हियरिंग को पोस्टपोन कर देगा किसी फ्यूचर डेट पे। और इसकी पोस्टपोनमेंट की कॉस्ट किसको देनी पड़ेगी? प्लेंटिफ को देनी पड़ेगी। अब क्या होगा? रूल 7 क्या बोल रहा है? प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट अपीयर्स ऑन द डे ऑफ एडजर्न हियरिंग एंड असाइंस गुड कॉज फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस। अब क्या हुआ? एक हियरिंग पे प्लेंटिफ की बात कोर्ट ने सुन ली, अब कोर्ट ने डिसाइड किया कि समन तो सर्व हो गया है पर डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो उसने बोला कि एक्स पार्टे अब हियरिंग की जाएगी, डिफेंडेंट के बिना ही हियरिंग की जाएगी। अब एक हियरिंग पे प्लेंटिफ की सारी बातें सुन ली, सब कुछ हो गया, अब एडजर्नमेंट होता है, दूसरी हियरिंग, दूसरी डेट दी जाती है कोर्ट की तरफ से। तो दूसरी डेट पे डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है और क्या बोलता है कि एक गुड कॉज दे देता है, कि कोई जनरल कोई एक्सक्यूज़ दे देता है कि ऐसा ऐसा था इसलिए मैं अपीयर नहीं हो पाया। तो कोर्ट को अगर लगा कि ठीक है, तो वो अपने एक्स पार्टे जो ऑर्डर उसने दिया था कोर्ट ने, उसको सेट असाइड करके ऐसा माना जाएगा कि उसके प्रीवियस डे पे भी, प्रीवियस हियरिंग पे भी वो पर्सन अपीयर हुआ गया था, और उससे सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे कि ये हुआ था क्या, ये फैक्ट हुआ था क्या, और उससे सब कुछ जो भी एग्जामिनेशन है उसका किया जाएगा। अब प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स। अब क्या हो रहा है? डिफेंडेंट ही अपीयर हो रहा है सिर्फ। when the defendant only appear and plaintiff does not appear, plaintiff ही appear नहीं हुआ, तो तब क्या होगा? डिसमिस हो जाएगा सूट, unless the defendant admits the claim। या तो डिसमिस हो जाएगा, या फिर डिफेंडेंट क्या बोलेगा कि हाँ हाँ मैंने ये किया था, जो प्लेंटिफ है वो सही बोल रहा है, और कोर्ट क्या करेगा? डिफेंडेंट के अगेंस्ट डिक्री पास कर देगा अगर उसने सब चीज़ें एडमिट कर लिए तो। और अगर कुछ पार्ट, मतलब मान लो प्लेंटिफ ने बोला है कि इसने मुझसे 2 लाख रुपए एक दिन पे लिए थे और 2 लाख रुपए उसके 2 दिन बाद लिए, तो बोला हाँ उस डे पे तो मैंने 2 लाख रुपए लिए थे पर ये उसके 2 दिन बाद मैंने नहीं लिए थे, तो ये वाला पार्ट कोर्ट इसके लिए ऑर्डर दे सकता है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ना, इसको डिसमिस कर देगा। तो यही बोल रहा है रूल 8। देन
डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफ़ॉल्ट बार्स फ्रेश सूट। अब अगर प्लेंटिफ प्रेजेंट नहीं हुआ है हियरिंग पे, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट प्रेजेंट हो गया है, प्लेंटिफ प्रेजेंट नहीं हुआ है, और जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 2 लाख के लिए कोर्ट ने डिफेंडेंट को ऑर्डर दे दिया है, डिक्री सुना दी है, और 2 लाख के लिए डिसमिस हो गया है 2 लाख। मतलब एक पार्ट एडमिट कर लिया अगर डिफेंडेंट ने, और एक पार्ट कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, तो अब प्लेंटिफ वापस नहीं जा सकता कोर्ट के पास कि फ्रेश सूट लेके उस 2 लाख के लिए, कि ये तो डिसमिस कर दिया गया था, मैं अपीयर नहीं हो पाया, ये रीज़न। ऐसा नहीं कर सकता है, बल्कि क्या कर सकता है, इस डिसमिसल को सेट असाइड कर सकता है और इस डिसमिसल पे हियरिंग वापस चालू करवा सकता है कि हाँ इसने 2 लाख दिए थे मुझे, ये लो मेरा स्टेटमेंट, ये लो सब कुछ, जो भी एविडेंस वो देगा वो सब दे सकता है। तो इसमें फ्रेश सूट नहीं ला सकता है, फ्रेश केस वापस रजिस्टर नहीं करा सकता है, बल्कि उस जो डिक्री है, जो भी डिसमिसल है, उसको सेट असाइड करा सकता है, डिसमिसल को सेट असाइड करा सकता है, फ्रेश सूट नहीं ला सकता है। और वो भी अगर कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट कॉज था उसका नॉन अपीयरेंस का, तभी वो सेट असाइड करेगा, ऐसे कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और एक डेट फिक्स कर देगा टू प्रोसीड विद द सूट। सो रूल 10 क्या बोलता है कि प्रोसीजर, तो 10 क्या बोलता है कि अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं और उसमें से मान लो 4 प्लेंटिफ्स हैं, ठीक है, और उसमें से एक जो है वो अपीयर नहीं हुआ है, पर ये 3 हो गए हैं, तो क्या तब भी डिसमिस कर देगा क्या कोर्ट? नहीं, तब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऐसे रन की जाएंगी, ये मानते हुए कि ये भी अपीयर हुआ है कोर्ट में। सेम इज़ विद द केस ऑफ डिफेंडेंट, तो उसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट ऐसे ही, जो डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ है बहुत सारों में से, व्हेन देयर आर सेवरल डिफेंडेंट्स, तो एक अपीयर नहीं हुआ है, तो ऐसे ही जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा जो भी कोर्ट को सही लगता है इन फेवर ऑफ द सूट, जो डिसीजन सही लगता है, तो उस डिफेंडेंट के भी रिस्पेक्ट में जो भी कोर्ट को सही लगता है वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। तो अब कोई 12 क्या बोलता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अटेंडेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज, अगर सफिशिएंट कॉज नहीं है तब एब्सेंट हुआ है, तो उसको जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी डिक्री वगैरह है, वो सब उस पर एप्लीकेबल होंगी। अब सेटिंग असाइड ऑफ डिक्री एक्स पार्टे अगेंस्ट डिफेंडेंट, रूल 13 क्या बोलता है कि अगर कोई भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोई भी डिक्री पास करी एक्स पार्टे, डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ कोर्ट के सामने, और एक्स पार्टे डिक्री पास करी, तो अब क्या हो सकता है उस केस में, अगर डिफेंडेंट कोर्ट के पास पहुंच जाता है और सफिशिएंट कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेता है सफिशिएंट ग्राउंड्स के साथ कि मैं इसलिए प्रेजेंट नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास समन सर्व नहीं था, या फिर मैं इसलिए प्रेजेंट नहीं हो पाया कोई भी अदर रीज़न देके कि मैं उस टाइम पे कहीं बाहर था, या कोई भी दे सकता है कोई भी रीज़न, तो कोर्ट क्या कर सकता है, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है उसके रीज़न से, तो वो फर्दर प्रोसीडिंग ऑर्डर कर सकता है और उस डिक्री को सेट असाइड कर सकता है जो उसने एक्स पार्टे पास करी थी। बट अगर डिफेंडेंट को, कोर्ट को ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट को पूरा नोटिस था, समन तो सर्व नहीं हुआ था पर पूरा डेट ऑफ हियरिंग वगैरह, सफिशिएंट टाइम टू अपीयर, उसका नोटिस था, तो वो ये समन पास नहीं करेगा, सॉरी ये सेट असाइड वाली डिक्री को सेट असाइड नहीं करेगा कोर्ट। देन 14 क्या बोलता है, रूल 14, नो डिक्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस ऑफ द ऑपोजिट पार्टी, जब तक ऑपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं जाता है तब तक सेट असाइड नहीं कर सकता कोर्ट। अब ऑर्डर 10 इज़ वेरी इजी, एक प्रोसीजर के साथ समझो स्टेप बाय स्टेप कि क्या होता है। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी कोर्ट कैसे करता है, तो पहले तो ये एसर्टेन करेगा, पार्टीज कोर्ट के पास अपीयर हुई, तो पहले क्या करेगा कोर्ट, अब एसर्टेन करेगा, ये इंश्योर करेगा
अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि जो एलिगेशन है प्लीडिंग में वो एडमिट करता है डिफेंडेंट या डिनाई करता है। तो ये एट द फर्स्ट हियरिंग होगा। तो कोर्ट शैल एसर्टेन फ्रॉम ईच पार्टी, या फिर उनका प्लीडर से एसर्टेन करवाता है कि इफ़ ही एडमिट्स और डिनाइज द एलिगेशन ऑफ फैक्ट, कि वो एडमिट करता है जो भी रिटन स्टेटमेंट या प्लेंट में लिखा है, या फिर डिनाई करता है। और कोई भी पर्सन कैसे एडमिट कर सकता है या डिनाई कर सकता है? या तो वो एक्सप्रेसली बोल के कोर्ट को एक्सप्रेसली बोल के कि हाँ ये मैं एडमिट करता हूँ, या फिर ये मैं डिनाई करता हूँ, या फिर नेसेसरी इम्प्लीकेशन से एक ऐसे फैक्ट को प्रूव करके जो कि उस फैक्ट को एडमिट करे या डिनाई करे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी हम समझ चुके हैं ये एग्ज़ाम्पल से, फिर से बता रही हूँ मैं कि अगर प्रॉपर्टी किसी ने ए और बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, ए बोल रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है और बी बोल रहा है ये प्रॉपर्टी विल के थ्रू पापा ने तो मेरे नाम करी थी। अब ए ये बोल रहा है कि पापा के नाम पे ये प्रॉपर्टी ही नहीं थी, ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे थी ही नहीं, तो विल तो दूर की बात। तो उसने क्या कर दिया, ये नेसेसरी इम्प्लीकेशन कर दिया कि ये प्रॉपर्टी विल के थ्रू कब बी के नाम कर सकता है पापा, कि जब वो प्रॉपर्टी उसके फादर के नाम पे हो। बट उसके फादर के जब नाम पे ही नहीं थी तो विल की तो बात ही नहीं आएगी ना। तो एक फैक्ट को प्रूव कर दिया, नेसेसरी इम्प्लीकेशन, उससे एडमिट या डिनाई कर सकते हैं और कोर्ट उसके एडमिशन को या डिनायल को इन राइटिंग रिकॉर्ड करेगा। फिर 1A क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ अ कोर्ट। अब कोर्ट डायरेक्ट करेगा, या तो आप भारी सेटलमेंट कर लो, जो भी पैसे दे दो आके, जो भी सेटलमेंट करना है वो कर लो, सेक्शन 89 सब सेक्शन 1, या फिर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में चले जाओ, मतलब आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, ये सब में आप ऑप्ट कर लो। अब अगर पार्टी ऑप्ट करती है एडीआर के लिए, तो उसको एडीआर को जो भी फोरम है उसको सूट रेफ़र किया जाएगा और पार्टी उनके सामने अपीयर होगी। पर अगर अपीयरेंस पे उन्हें लगता है कि ये कोर्ट के सामने ही ये इसका डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, केस का, इस सूट का डिस्पोज ऑफ कोर्ट के अंदर ही होना चाहिए, वही इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के फेवर में होगा। मतलब जस्टिस के फेवर इंटरेस्ट में यही चीज़ होगी कि एक आर्बिट्रेशन में एडीआर में ना करके कहाँ जाए, कोर्ट के पास ही डिस्पोज ऑफ हो, तो वो वापस मैटर कोर्ट के पास डिस्पोज ऑफ के लिए भेज सकता है और एक डेट फिक्स कर सकता है। अब डेट फिक्स कर दी उसने, अब वहाँ क्या होगा, कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग हो रही है। अब कोर्ट में जो भी जज है वो क्या पूछेगा, ओरली एग्जामिन करेगा पार्टीज को, और जो भी मटेरियल क्वेश्चंस है वो सब उसके सामने पर्सन, उन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो भी पर्सन्स है, प्लीडर्स हैं, उनके सामने रखेगा मटेरियल क्वेश्चंस, जो कि मटेरियल फैक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं केस के, वो पूछेगा, ओरली एग्जामिन करेगा। अब क्या होगा, एट एनी सब्सिक्वेंट हियरिंग द कोर्ट में ओरली एग्जामिन एनी पार्टी अपीयरिंग इन पर्सन और प्रेजेंट इन एनी कोर्ट able to answer any material question relating to suit by whom such party or his pleader is accompanied। तो ओरली एग्जामिन करने के बाद रूल 3 में क्या है, सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन टू बी रिटन। जो भी सब्सटेंस है एग्जामिनेशन का, कि जो जो उन लोगों ने चीज़ें बोली जो जो कोर्ट के सामने फैक्ट्स प्रेजेंट किए, वो सब जज क्या करेगा, राइटिंग में लिखेगा। Then consequence of refusal or inability of pleader to answer, अगर वो आंसर नहीं कर पाए, या तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया आंसर करने के लिए, या इनेबिलिटी है, मतलब इनेबल है वो आंसर करने के लिए, अनेबल है, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये मटेरियल फैक्ट्स हैं, इनका तो आंसर देना ही पड़ेगा, तो कोर्ट क्या कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है हेयरिंग को 7 दिन के लिए to any other date and direct such party to appear in person on that day। 7 दिन के लिए पोस्टपोन करेगा
और उस पार्टी को डायरेक्ट करेगा कि आप 7 दिन बाद आओ और फिर आंसर दो आराम से। फिर इफ़ पार्टी फेल्स विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज टू अपीयर इन पर्सन, तो कोर्ट, अगर पार्टी तब भी अपीयर नहीं होती है तो कोर्ट उनके अगेंस्ट जजमेंट सुना सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with order 11.